क्या तेजस मार्क 1 को मिलने वाला नया रडार इसे ऑलमोस्ट तेजस मार्क 1 के लेवल पर ले जाने वाला है? क्या प्रचंड हेलीकॉप्टर अब सस्ते कैमिकाजी ड्रोन को सिर्फ कुछ ही लाख रुपए की मिसाइल से गिराने वाला है? और क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल को लेकर फैला गया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा असल में चाइना से जुड़ा हुआ है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 1 फाइटर अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1 फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को अभी फ्यूचर में इंडिजिनस उत्तम एएसआर रडार से अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। सोर्सेज के हिसाब से इस अपग्रेड प्रोग्राम की शुरुआत लगभग 2030 के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगर ये प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है तो तेजस मार्क 1 की करंट इजरायली ओरिजिन मल्टी मोड रडार को रिप्लेस करके डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया उत्तम एएसआर रडार को इसमें इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि तेजस मार्क 1 फाइटर्स को शुरुआत से ही मॉडर्न एएसआर रडार के साथ सर्विस में लाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन पुराने तेजस मार्क 1 एफओसी एयरक्राफ्ट अभी भी मैकेनिकली स्कैन रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में एएसआर रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और लॉन्ग रेंज टारगेट डिटेक्शन के मामले में काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं और मैकेनिकली स्कैन रडार धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगे हैं। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने तेजस फाइटर को भी नए स्टैंडर्ड के साथ मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब इनिशियली जब तेजस को बनाया गया था तब उसमें उस समय एएसआर रडार का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसका जो एफओसी वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट बैटल रेडी वेरिएंट है और तेजस मार्क 1 के मुकाबले इनमें बस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का मेजर फर्क होने वाला है। इसी वजह से अगर इसमें भी एक एएसआर रडार इंस्टॉल किया जाता है तो इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक तेजस मार्क 1 के साथ सिमिलर होने वाली है। हालांकि ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के मामले में यह अभी भी तेजस मार्क 1 से थोड़ा पीछे रहने वाला है। कुल मिलाकर अगर 2030 के बाद तेजस मार्क 1 एफओसी फ्लीट में उत्तम एएसआर रडार का इंडक्शन शुरू होता है तो भारत के लगभग सभी तेजस वेरिएंट की सेंसर कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर मेंटेन होने वाली है, जो कि आगे चल के इनकी डिप्लॉयमेंट में हमें काफ़ी मदद करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के नए एंटी ड्रोन मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अभी अपने इंडिजिनस एलसीएच प्रचंड के लिए एक नई जनरेशन की लो कॉस्ट गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इस मिसाइल का मेन ऑब्जेक्टिव शहीद टाइप कैमिकाजी ड्रोन्स और दूसरे हॉस्टल यूएवीज को कम खर्च में डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जाने वाला है। आज के बैटलफील्ड में सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इन्हें गिराने के लिए लाखों रुपए की प्रीमियम मिसाइल का इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं होने वाला है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अभी इस चैलेंज का एक इंडिजिनस सोल्यूशन का तलाश किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि फिलहाल प्रचंड हेलीकॉप्टर एमबीडीए की मिस्ट्रल जैसी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शहीद जैसे कम कीमत वाले ड्रोन को इतनी महंगी मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना कॉस्ट के हिसाब से फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में ये भी साफ कर दिया कि हेलीकॉप्टर स्लो मूविंग कैमिकाजी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनके लिए लो कॉस्ट इंटरसेप्टर मिसाइल होना भी उतना ही ज़रूरी होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई मिसाइल को 5 से लेकर 10 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जो कि हेलीकॉप्टर की 20 mm कैनन और लॉन्ग रेंज मिसाइल के बीच की गैप को पूरा करने का काम करने वाले हैं। साथ ही प्रचंड के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और लेजर गाइडेड रॉकेट के साथ मिलकर ये एक लेड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भी तैयार करने वाले हैं। सबसे खास बात यह कि इस प्रोग्राम में डीआरडीओ और एचएएल के साथ साथ प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को भी बड़ा रोल दिया जाने वाला है, ताकि मिसाइल को जल्दी और कम कीमत में डेवलप किया जा सकेगा और आगे चल के हो सकता है डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया यूएवी लॉन्च्ड मिसाइल को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ स्पेशल फोर्स की नई स्नाइपर राइफल प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी गरुड़ कमांडोज के लिए एक नई 12.7 × 99 mm यानी 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI को इशू किया गया है।
सबसे खास बात यह कि इस प्रोक्योरमेंट को बाय इंडियन कैटेगरी के तहत किया जाएगा, जिसमें कम से कम 60% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम में इंडियन डिफेंस कंपनीज को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि गरुड़ कमांडोज को हमारे एयरवेज की सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशन जैसे हाई रिस्क मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी हैवी कैलिबर स्नाइपर राइफल खरीदना चाहती है जो सिर्फ एनिमी पर्सनल ही नहीं बल्कि व्हीकल्स, रडार सिस्टम्स और फोर्टिफाइड बंकर जैसे हार्ड टारगेट को भी लॉन्ग रेंज पर डिस्ट्रॉय कर पाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन राइफल की इफेक्टिव रेंज कम से कम 1800 मीटर के आसपास होने वाली। साथ ही इनकी मजल वेलोसिटी 850 मीटर पर सेकेंड और मजल एनर्जी जो होने वाले वो 14,000 जूल के आसपास है, उससे ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट रखी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी पावरफुल राइफल होने के बावजूद इसका टोटल वेट लगभग 15 kg के अंदर होने का डिमांड रखा गया है। इसमें फोल्डिंग बट स्टक, एडजस्टेबल चिक रेस्ट, पिकेटिनी रेल, सप्रेशर कंपैटिबिलिटी और एडवांस डे नाइट ऑप्टिक वगैरह दिए जाएंगे। थर्मल साइट के जरिए रात के समय भी इन राइफल से 1800 मीटर की दूरी से टारगेट को एंगेज करना संभव होने वाला है। और इसके अलावा इस राइफल को एक्सट्रीम वेदर के साथ साथ 5000 मीटर की अल्टीट्यूड और मिलिट्री स्टैंडर्ड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट को भी पास करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर ये नई 12.7 mm स्टैंडर्ड की एंटी मैटेरियल स्नाइपर राइफल गरुड़ कमांडोज की एग्जिस्टिंग 7.62 स्टैंडर्ड की गलील स्नाइपर राइफल को रिप्लेस नहीं करने वाला, बल्कि उनके साथ मिलकर उनको इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक नई लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो गरुड़ स्पेशल फोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक और एंटी मैटेरियल कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही ये भारत की इंडिजिनस स्मॉल आर्म सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और एक एआई प्रोपेगेंडा कैंपेन की तरफ से, जो कि अभी सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के एक फॉर्मल नेवल एविएटर और डिफेंस कमेंटेटर पियर हेनरी चुकेत एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कई वीडियोज पब्लिश करके ये दावा किया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10 फाइटर जेट ने चाइनीज ऑरिजिन PL-15 मिसाइल के इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के रफाल को मार गिराया था। उनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच अथॉरिटीज उनकी चाइना के साथ अलाइडली स्पाई लिंक को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि उनके खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए गए उनके कमेंट्स के बीच किसी डायरेक्ट कनेक्शन को लेकर अभी भी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि पियर हेनरी के फ्रेंच नेवी में सर्विस के दौरान ही उन्होंने चाइना के कई अनडिक्लेयर विजिट किए थे। इसी वजह से उन पर फॉरेन पावर के साथ सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करना और नेशनल सिक्योरिटी रूल्स वायलेट करने जैसे कुछ आरोप पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से अभी तक इसको लेके कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा और डीप फेक कैंपेन को भी काफी तेजी से पुश किया गया था। PIB फैक्ट चेक ने 2026 में ही कई फेक वीडियो को एक्सपोज किया था, जिसमें इंडियन आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दूसरे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम पर AI जनरेटेड स्पीचेस और फेक स्टेटमेंट वगैरह वायरल किए गए थे। इसके अलावा एक फेक ऑपरेशन सिंदूर 2 डॉक्यूमेंट को भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा था, जिसे फॉरेंसिक एनालिसिस और PIB चेक ने दोनों फैब्रिकेटेड बताया या फेक बताया है। कुल मिलाकर आज के समय पर वॉरफेयर सिर्फ जमीन, समंदर या आसमान पर सीमित नहीं रह रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिस वजह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।